और चलिए इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और भिलाई केंदू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। नमस्कार मैडम। अतुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने भिलाई केंदू पर्वत फाउंडेशन बनाया और इसके पीछे क्या कारण था और ये कैसे अब काम करता है? भिलाई पर्वत फाउंडेशन चूंकि हमारे पिताजी का एक बचपन से ही हमको अपने पिताजी से एक सीख मिली कि समाज में रह के समाज की सेवा करनी है, लोगों के बीच में रह के एक अच्छा कार्य करना है। भिलाई चूंकि एक एजुकेशन हब है, यहाँ से जानी मानी हस्तियां जिन्होंने न केवल जिले, प्रदेश, देश विदेश में अपना नाम किया है, अनुराग बासु, राजेश चौहान, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। और भिलाई चूंकि हमेशा कुछ ना कुछ करता है, तो इसलिए भिलाई का नाम हमने भिलाई केंदू रखा। सर, लेकिन ये नाम रखने के पीछे कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये थी कि भिलाई में ऐसी बहुत सारी कमियां थी कि उसको कैसे दूर करे। समाज के नीचे के वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए और क्या अच्छा किया जा सकता है, उस पर काम किया जाए। तो हमको लगा कि भिलाई कुछ कर सकता है, इसलिए उसका नाम एक भिलाई केंदू के नाम से हमने दिया। क्योंकि अतुल जी आप हमने भिलाई केंदू में हमेशा स्पोर्ट्स, जी बोलिए, रोड सेफ्टी, हमने हमेशा हर संडे, हर वीकेंड एक बड़े बड़े आयोजन किए जिससे समाज को एक मैसेज जाए कि भिलाई हमेशा हर प्रकार से, हर वर्ग, हर तरफ लड़ने के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। इसलिए हमने इसका नाम भिलाई केंदू रखा। क्योंकि अतुल जी आप एक युवा नेता भी हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं और आपका फाउंडेशन बहुत तेजी के साथ काम भी कर रहा है, इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो ऐसे में युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज कोरोना जैसी बड़ी महामारी है जिसको हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आज सबसे बड़ी हमारी पास चुनौती यही है कि युवाओं को एक होना चाहिए। अपने आसपास जो भी, जिसको भी, जिस प्रकार से भी हम मदद कर सकते हैं, मैं आज इस टीवी के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मैं सिर्फ ये मैसेज करना चाहता हूं कि हमको एक होके हर तरफ से, हर प्रकार से लोगों की मदद करनी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत अहम हो जाती है, तो कोरोना की इस लड़ाई में युवाओं के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अभी आप देख सकते हैं कि मैं चूंकि भिलाई से ही हूं, तो मैं सिर्फ अपने एक जिले की बात करूं तो भिलाई के युवा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने, लोगों को कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे बेड दिला सकते हैं, फोन पे बात करना, लोगों को भोजन की व्यवस्था कराना, कैसे कहाँ किस किस चीजों की कमियां हैं, लोगों से टेलीपैथी के माध्यम से लोगों से बात कर रहे हैं। नेताओं से मदद लेनी है तो नेताओं से ले रहे हैं, प्रशासन से मदद लेनी है तो प्रशासन से ले रहे हैं। हर वर्ग पे नेता, कार्यकर्ता, युवा लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अतुल जी, क्योंकि आप भी जैसा जिक्र कर रहे हैं कि लगातार आप संपर्क में भी हैं और काम भी कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए और जो एक कठिन दौर इस वक्त हम देख रहे हैं, उसके लिए आपने अभी तक क्या क्या काम किए हैं जनता के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये समय दिखाने का नहीं है। मैंने हर समय, चूंकि कोरोना पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है, ये सेकेंड वेव है। जब पिछली वेव थी, जब पहली बार कोरोना आया था, तो हमने 1100 लोगों को चरण पादुका बांटी थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ हमारे पूर्व सांसद बड़े भाई अभिषेक सिंह जी थे। हमने प्रवासी मजदूरों को न केवल गमछा, टाइम पे 1100 परिवारों को मैंने राशन पहुंचाया। मेरी टीम लगातार दिन रात लगे रही। और अभी जो ये सेकेंड वेव है, ये ऐसी वेव है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने टेलीपैथी के माध्यम से कई लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था, उनको बेड की व्यवस्था, उनको दवाइयां दिलवाना, और मेरा फाउंडेशन दिन रात सेवा में लगा हुआ है। और ये काम मैंने ना केवल अपने जिले, प्रदेश में नहीं, मैं पूरे देश के अन्य प्रदेशों में भी मदद कर रहा हूं।
बिल्कुल अतुल जी, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आपका फाउंडेशन जो है लगातार काम कर रहा है और इंसानियत सर यही है कि इस कठिन दौर में हम डटकर मुकाबला करें और जिन लोगों की हम सहायता कर सकते हैं कम से कम उनकी हेल्प हम कर सकें। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपने देश के कई राज्यों में भी कोरोना के से लड़ाई में काम करने के लिए थोड़ा हाथ बढ़ाया है और फाउंडेशन आपका काम कर रहा है, तो इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, क्या है, ये समय ऐसा है कि आज आप किसी से भी मदद मांगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मदद कर सकता है तो वो करता है। मैंने कई मंत्रियों को फोन करके कहा कि किसी को बेड दिलवाना है, किसी को कहीं हॉस्पिटल में दवाई की व्यवस्था करवानी है, तो लगातार भोपाल में विश्वास सारंग जी है स्वास्थ्य मंत्री, या हरियाणा के अनिल विज साहब है, सबने मेरे लिए मदद की। और ये समय ऐसा है कि पार्टी से हो, किसी भी वर्ग से हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमको इंसानियत के नाते सबकी मदद करनी चाहिए। अतुल जी, क्योंकि 15 साल की सरकार थी आपकी और अब 2.5 साल की कांग्रेस की सरकार में आप क्या फर्क देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये तो जनता जानती है, क्योंकि 15 साल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये समय पार्टी विशेष की बात करने का नहीं है, बट चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और एक आम नजर से भी अगर सोचे तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल की चारों तरफ विकास ही विकास है। आज ये जनता महसूस कर रही है कि उनसे गलती हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने इस प्रदेश को एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल दिया है, जिसका लाभ आज छत्तीसगढ़ की जनता ले रही है। तो आज इस टीवी चैनल के माध्यम से भी हमको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने प्रदेश की जनता के लिए सोचा। अतुल जी, क्योंकि जैसा आपने जिक्र भी किया और आप बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हमारी सरकार के दौरान हुए थे, ऐसे में क्योंकि आप चीजों को बखूबी समझते हैं, आपको क्या लगता है प्रदेश की बेहतरी के लिए और क्या कुछ होना चाहिए फिलहाल? देखिए, आज इस सरकार की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट कह लीजिए कि इनके पास ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं, ना इंजेक्शन है। आज ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। किसी भी हर क्षेत्र में ये फेल है। मतलब इनको पता था कि कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है, उसके बाद भी इन्होंने क्रिकेट मैच कराया, 55,000 से 60,000 लोगों ने बैठ के उस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। खुद मुख्यमंत्री जी भी वहां पे बैठे थे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को सोचना था कि इस प्रदेश के लिए क्या बेहतर कर पाऊं, और अभी भी समय है, उनको और अच्छा करना चाहिए। अतुल जी, क्योंकि वैक्सीनेशन सरकार पर भी पूरी तरह विफल हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीनेशन पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इस तरीके के आरोप लगा रही है कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है केंद्र की तरफ से राज्यों के साथ। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी के साथ भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है, और ये आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं। वैक्सीनेशन सब पूरे प्रदेशों को जितना जिसने मांगा मिल रहा है और लगातार चल रहा है। वैक्सीनेशन अगर 10,000 लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया है तो 10 लोगों को कोरोना हुआ होगा। ये हमारे मोदी जी का वैक्सीन है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अतुल जी, क्या आपका फाउंडेशन भी लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए फाउंडेशन के तहत काम करते हुए क्या वैक्सीनेशन के लिए अभियान चला रहा है? वैक्सीनेशन के लिए तो जब से वैक्सीनेशन आया हम हमेशा बोलते हैं। मैंने अपने टीवी चैनल के माध्यम से, तो दूर की बात, कई बार मैंने पेपरों में और लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन देना, या अपने सोशल मीडिया में विज्ञापन देना, या ट्विटर पे, या मैंने अपने एनजीओ के साथियों को, या मैंने कलेक्टरों के माध्यम से कहीं कहीं शिविर लगाना है, तो उसमें भी अपनी तरफ से पूरी मदद और सहयोग किया। अतुल जी, क्योंकि केंद्र में भी आपकी कई नेताओं से जान पहचान है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आपने केंद्र में उठाया? मैंने भिलाई स्टील प्लांट का लीज का मुद्दा था, जैसे बहुत हाई लेवल पे तो नहीं, बट मैंने केंद्र के नेताओं से बात की। हमेशा स्वास्थ्य को लेके भी कभी भी जरूरत पड़ी तो मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी कई बार फोन पे बात की। अभी कोरोना को लेके भी पिछली बार भी और इस बार भी मैंने बात की कि जैसे हमारे यहाँ इंजेक्शन की कमी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि 23-24 तारीख तक एक बड़ी लॉट आएगी। तो जो मुद्दे कभी भी रहे, एजुकेशन को लेके भी रहे, तो मैंने रमेश पोखरियाल जी से भी मुलाकात की
कई एजुकेशन के बड़े बिजनेसमैन लोगों को मैंने केंद्र के पास ले जाके मंत्रियों से बैठाया, उनकी वार्तालाप कराई। जो भी मुद्दे मेरे सामने मुझे लगे, मैंने हमेशा जनता के मुद्दों को केंद्र तक पहुंचाया। अतुल जी, क्योंकि आज जो वक्त हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये स्थितियां क्यों बनी? क्या हम भाप नहीं पाए? हाँ, इसका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ सरकार को जाता है। सरकार भाप नहीं पाई इस चीज को। सरकार को देखना था कि जब महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में इतनी भयानक बीमारी कोरोना का संकट आया हुआ था, तो उस समय मैच नहीं कराना था, क्योंकि जितने महाराष्ट्र से लोग आए उन्हीं के कारण आज शायद छत्तीसगढ़ में कोरोना फैला है। लेकिन क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के युवा नेता के रूप में पहचान रखते हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में युवाओं का भविष्य आप किस प्रकार से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का भविष्य, युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो जिस भी काम में लगे हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, आज इस चैनल के माध्यम से उनको बोलता हूं कि वो जो भी काम करना चाहते हैं, जिस भी लाइन में काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एफर्ट लगाएं, फोकस करें, अपने विजन में लगे रहें। उनको हमेशा उनकी मंजिल उनको मिलेगी। और छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है युवाओं को। अतुल जी, क्योंकि आप भिलाई से आते हैं, आपने भिलाई को एक नई पहचान दी है, एक नया नाम दिया है, हमर भिलाई, तो जरा इसके बारे में भी विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। ये एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ हम बोलते हैं, तो मुझे लगा कि भिलाई स्टील प्लांट के नाम से भिलाई फेमस है, तो मुझे अपनी टीम के साथ मैंने बैठ के एक नाम बनाया कि एक हमर भिलाई भी नाम देना चाहिए। तो भिलाई का एक ग्लोब चौक है, वहां पे मैंने एक हमर भिलाई की एक नाम लगवाया वहां पे, जिसको सरकार, कलेक्टर साहब, प्रशासनिक लोगों ने भी सपोर्ट किया, भिलाई स्टील प्लांट ने भी सपोर्ट किया। आज लोग उस चौक पे खड़े होके बोलते हैं कि हमर भिलाई चौक पे खड़े हैं। अतुल जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि आपका फाउंडेशन अलग अलग राज्यों के लिए भी काम कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कुछ और किया जाना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके और लोग भी इस फाउंडेशन के साथ जुड़ें? मेरे फाउंडेशन में अभी करीब 30 से 32 हजार लोग जुड़े हुए हैं, और प्रदेश से नहीं, देश में भी जुड़े हुए। कुछ थोड़े बहुत लोगों की संख्या विदेशों से भी जुड़ी है। मेरी फाउंडेशन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जन सेवा, लोगों को आखिरी अंतिम व्यक्ति तक हम क्या पहुंचा सकते हैं। संगठन तो बहुत लोगों ने बनाया, पर मेरी ये संगठन का एक ही उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। और इसमें मैंने युवाओं को भी जोड़ा है, क्योंकि मैं हर समय, मैंने आपको बताया कि मैंने रोड सेफ्टी को लेके प्रोग्राम किया, हेलमेट बांटे, मैंने महिलाओं का सम्मान किया, मैंने स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन रखा, करीब 1000 बच्चों का मैंने सम्मान किया। तो इससे क्या होता है कि जो युवा साथी है, जिनको समय पे चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जो बच्चे खेल नहीं पा रहे तो उनको एक एकेडमी चाहिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो उनको शिक्षा चाहिए, तो मेरा फाउंडेशन दिन रात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस सेवा भाव में लगा रहता है। तो इससे युवा मेरे संगठन में जुड़ रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जाता है। अतुल जी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं और लगातार आप जन सेवा में जुटे भी हुए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, कैसे और छत्तीसगढ़ की तरक्की हो सकती है, कैसे और बेहतर बन सकता है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की तरक्की अकेले अतुल पर्वत नहीं कर सकता। हम सबको मिलके संकल्प लेना पड़ेगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और हर व्यक्ति अगर चाह ले कि मुझे कुछ करना है अपने छोटे से जिले के लिए, गांव के लिए, एक छोटे छोटे व्यक्ति भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आती है, आपने देखा होगा, उसमें मोदी जी कभी बेंगलुरु की बात करते हैं, तो कभी कर्नाटका, तो कभी तमिलनाडु, कभी रायपुर का भी कल जिक्र किया उन्होंने। तो इससे क्या है कि हर छोटा छोटा व्यक्ति अगर थोड़े अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करेगा, तो निश्चित ही हमारे प्रदेश का विकास होगा। लेकिन अब और ज्यादा अवेयरनेस के लिए आपका फाउंडेशन आगे कैसे काम करेगा? कैसे आप और स्टेट्स में भी जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे इससे? देखिए, अभी तो कोरोना है, तो ज्यादा तो बाहर निकलना नहीं होगा। मैंने भी अपनी टीम को बोला है कि जितना हो सके उतना काम करें, फोन पे बात करें,
लोगों को भोजन की व्यवस्था है तो वो पहुंचाए, रख के आ जाए। ये समय दिखावे का नहीं है, मैंने कहा है आपको। कोरोना थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम अपने संगठन को और विस्तृत बड़ा संगठन बनाएंगे और बड़े रूप में काम करके दिखाएंगे इस प्रदेश को। सर, क्योंकि अब हाईटेक जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजीज भी चेंज हो चुकी हैं, तो अतुल जी क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है ये बहुत अच्छा तरीका होता है लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए? हाँ, अभी कोरोना जैसी बड़ी महामारी में तो डिजिटल लोग काम कर रहे हैं। लोगों को अगर अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखानी है तो रायपुर का एक पेशेंट की रिपोर्ट हैदराबाद में तो डिजिटल के रूप में दिखाई जा रही है ना, तो डिजिटल का बहुत बड़ा योगदान है। अतुल जी, वैसे तो सरकार का ये कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो भी बेहतर हो सकता है वो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है मरीजों को, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कई लोगों को खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो ये सब दिक्कतें अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में दिख रही हैं, बल्कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, फिर भी ऐसे हालात हैं। देखिए, ये तो सरकार का अपना निर्णय है कि लॉकडाउन करें, क्योंकि मैं तो सरकार में अभी नहीं हूँ मंत्री। बट हाँ, अभी लॉकडाउन ही एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि चूंकि छत्तीसगढ़ में कोविड बहुत फैला हुआ है और अभी जो बेड की प्रॉब्लम या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, दूसरे प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री ना भेज के पहले अपने प्रदेश को देखे। मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है, दूसरे प्रदेशों की भी मदद करें, बट चूंकि जब अभी हमें हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की जरूरत है तो थोड़ा यहाँ का भी ध्यान दें। बिल्कुल। और अतुल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें समन्वय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। जी अतुल जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं। जी अतुल जी, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपसी समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी है, केंद्र और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ये समय हम सबको मिलके काम करने का है, ना कि लड़ने का है कि उसने क्या किया, इसने क्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमको ये सीखना चाहिए और ये अब जरूरत है हर व्यक्ति को सीखने की। ये समय लड़ने का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज जिस भी जगह जरूरत है, जिसको जिस स्टेट में जो चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको वो व्यवस्था करवा रहे हैं। दिन रात हमारे केंद्र के मंत्री निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, देर रात काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं है उन प्रदेशों को भी दिन रात मॉनिटरिंग करनी चाहिए, काम करना चाहिए और ये समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। अतुल जी, एक आखिरी सवाल, युवाओं और आम जनता को आप कोरोना के कठिन दौर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को और जो भी मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, जो सब्जी बेचने वाले कर्मचारी हैं, जो हमको इस समय भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं या एम्बुलेंस चला रहे हैं, ऐसे हमारे दिन रात चलाने वाले जो भी हमारे वर्कर हैं, जो इस समय ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, पुलिस के एक अपर लेवल से लेके ग्राउंड लेवल के स्टाफ को ले हर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सभी से मेरा ये आग्रह है कि ये समय हम सबको मिलजुल के काम करना है। हम ये बिल्कुल भी भेदभाव ना करें कि ये क्या है। जो काम हर व्यक्ति ये बीड़ा उठा ले कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, किसी भी चीज की आवश्यकता है, एक दूसरे की मदद करें। आज बाहर नहीं निकल सकते, मुझे पता है कि कोरोना बहुत भयानक बीमारी है। जिस भी रूप में, जिस तरह भी मदद कर सकते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करें। और आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे दिन रात जो कर्मचारी, नर्सेस, स्टाफ, डॉक्टर लगे हुए, उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, उनको दिल से प्रणाम करना चाहता हूं। अतुल जी, बिल्कुल, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका फाउंडेशन काम कर रहा है, ऐसे में कोरोना संकट काल में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।